दोस्तों, एक महिला होती है और वह महिला अपने जेठ को फ़ोन लगाती है और वह कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है उस कमरे के नीचे, जिसके नीचे एक पाइपलाइन थी और वह पाइपलाइन जो है वह क्षतिग्रस्त हो गई है और जिसके कारण पूरे घर में दुर्गंध हुई है। और भैया तुम आ जाओ और यह जो पाइपलाइन है इसको ठीक कर दो। फिर जैसे ही जेठ ने यह बात सुनी तो जेठ पहले तो थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि मैं तो काम पे जा रहा हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी पे जा रहा हूँ और तब मैं वहां से फ्री होऊंगा, फुर्सत होगी तब मैं आके घर पर यह सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी वह बार बार ये कह रही थी कि भैया प्लीज आप पहले यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर पहले ये काम कर दो, उसके बाद आपको जो काम करना है वह कर लो। वह अपने जेठ से यह बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी और आखिरकार वह कहता है कि मैं तो नहीं, मैं पहले अपना काम करूंगा, उसके बाद ही आऊंगा, फुर्सत मिलेगी तब, नहीं तो मेरा पहले अपना काम जरूरी है। और आखिरकार वह व्यक्ति जहां पर जो होते हैं मजदूरी और मिस्त्री होते हैं, जहां पर लोग उनको ले जाया करते हैं अपने घरों पर टाइल वगैरह और काम करवाने के लिए, यह व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने के बाद यह व्यक्ति काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन उस दिन उसे न तो कोई मजदूरी के लिए लेने आता है और न ही कोई टाइल्स वगैरह लगवाने के लिए लेकर आता है। वह कई देर तक इंतजार करता है वहां पर, आखिरकार उसे कोई लेने के लिए नहीं आता है। और वह कहता है कि आज यार, आज का दिन तो पूरा ही खाली गया है, आज तो कोई मजदूरी भी नहीं मिली। फिर वह वहां से सीधा जो उसका छोटे भाई का घर था उसके पास पहुंचता है और जो छोटे भाई की पत्नी है उससे बोलता है कि क्या दिक्कत है, कहाँ बदबू आ रही है। और फिर जो उसकी भाई की पत्नी है वह उसे कमरे के अंदर लेकर जाती है और दिखाती है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन थी वह पूरी ही रिस्क हो चुकी है और यहाँ पर पूरी तरह दुर्गंध फैली हुई है। और वह कहता है कि हाँ, यहाँ तो सब कुछ तो और तो ठीक हो गया है और गड्ढा भी एकदम से एकसार है, बस यहाँ पर 2-3 टाइल्स हैं वह लगाने बाकी हैं। और वह महिला अपने जेठ से कहती है कि तुम्हारे जो भैया हैं वह मुझे 1000 रुपए देकर गए थे और ये तो तुम 1000 रुपए लो और तुम चाहे जैसे इसको जैसे तैसे कर कर यहाँ पर टाइल लगाकर इसको बंद कर दो, यहाँ से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। और वैसे भी आज उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी, इसीलिए वह खाली था और उसे 1000 रुपए मिल गया था। और उसके बाद वह सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद 2x2 की 3 टाइल्स खरीदता है। 3 टाइल खरीदने के बाद वह कुछ सीमेंट भी खरीदता है और बाकी का कुछ और जरूरत का सामान हो वह खरीदता है। और खरीदने के बाद आता है और आने के बाद वह लगभग 1-1.5 घंटे का काम था। यह 1-1.5 घंटे में वह 3 टाइल लगाकर वहां से निकल जाता है। और वह यह अकेला काम इसलिए कर रहा था क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा काम तो था नहीं, बस सिर्फ 3 टाइल ही तो लगानी थी, इसीलिए वह कोई मजदूर वगैरह उसके साथ था नहीं, इसीलिए वह यह काम अकेला ही कर रहा था। और उसे यह भी नहीं पता था कि जहां पर उसने जो 3 टाइल्स लगाई थी उसमें उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को भी दफन कर दिया गया है। और फिर अचानक एक दिन वह लाश है वह उस टाइल्स के अंदर बाहर निकल कर आती है और फिर दुनिया के सामने उस कत्ल का राज है वह खुलता है। और इस कत्ल का राज सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और विवश हो जाएंगे कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे की यह भी वजह हो सकती है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर और जौनपुर का ही थाना लगता है बक्सा और यहाँ का एक गांव लगता है और उस गांव का नाम है अभय नंदन पट्टी। और इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है अखिलेश चौहान, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है 50 किलोमीटर दूर नाला सुपारी, वहां पर एक जगह है, वहां पर यह बिलालपुरा जगह पर रहता है। और आखिरकार जो ये अखिलेश चौहान था इसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए यह एक 1 BHK एक फ्लैट खरीदता है और उसकी पेमेंट देने के लिए उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी उसके पैसे चुकाने के लिए।
और क्योंकि जो उसे पेमेंट का समय दिया था वह समय भी नज़दीक आ रहा था, उसे जो फ्लैट लिया था उस फ्लैट के उसे पैसे देने थे, इसीलिए उसने अपने बड़े भाई विजय को फ़ोन किया। और विजय का लगभग फ़ोन था वह बंद आ रहा था और विजय के पास लगभग 10 से 11 लाख रुपए का जो इंतजाम था वह भी था। और उसने ही अपने भाई जो अखिलेश चौहान है उसको वो भरोसा दिलाया था कि अगर आप 1 BH का फ्लैट लोगे तो उसमें मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर दूंगा और जिसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। और वह जो अखिलेश चौहान था वह अपने भाई विजय को लगातार कोशिश कर रहा था संपर्क करने की, उसे कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तो वह अपने भाभी चमन उर्फ गुड़िया को फ़ोन करता है और कहता है कि भाभी भैया से बात नहीं हो रही, भैया कहाँ पर है। और फिर जो उसकी भाभी है वह कहती है कि जो तुम्हारे भाई हैं वह तो गोरे गांव गए हुए हैं और वह वापस आएंगे तो मैं तुम्हारी उनसे ज़रूर बात करवा दूंगी। और फिर उसने अपनी भाभी का इंतजार किया कि भाभी वापस फोन करेगी, भैया से बात कराएगी, लेकिन भाभी का कोई फोन वापस नहीं आया। फिर वह भाभी को अगले दिन फिर से फोन करता है और कहता है कि भाभी भैया से बात कराओ। तो भाभी अगले दिन कहती है कि तुम्हारे भैया हैं वो कुर्ला गए हुए हैं काम के लिए, और कुर्ला है यह मुंबई में ही एक जगह लगती है। उसने ऐसे ही करके दिन प्रतिदिन उसने फोन पर लगातार जो उसका भाई था उसे 10 दिन तक घुमाती रही वह फोन पर बात करवाने के लिए, और नहीं तो उसके भैया से 10 दिन से उसकी बात नहीं करवा रही थी भाभी। अब आखिरकार उसकी हद तो यहाँ पार हो जाती है कि जब वह अपनी भाभी को कॉल करता है तो भाभी का नंबर है वह भी अब बंद आने शुरू हो जाते हैं। अखिलेश है यह आखिरकार जो गुड़िया का नंबर बंद हुआ था, अखिलेश है यह 4 भाई हैं और अखिलेश है ये 4 भाई हैं। यह वैसे तो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हैं। जौनपुर में ही एक इनका गांव लगता है अभय नंदन पट्टी, और यह मुंबई में तो अपना काम करने के लिए गए हुए हैं। इनमें से कोई तो राजमिस्त्री है, कोई टाइल्स का काम करता है और कोई वैसे काम करता है। यह सभी चारों के चारों भाई यह मुंबई में ही काम करते हैं। आखिरकार अखिलेश चौहान का उससे भाई से कोई बात नहीं होती है और फिर अचानक जो उसकी भाभी थी उसका भी जो फोन था वह बंद हो जाता है। फिर जो उसका भाई था अजय चौहान वह उससे कहता है कि भैया से बात नहीं हो पा रही है और हम लोग देखने चलते हैं, जाने वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आखिरकार वह दोनों भाई हैं वह पहुंच जाते हैं गढ़ का पहाड़ा, और यह पल्हार पुलिस स्टेशन के नज़दीक में आता है। उसी इलाके में यह पुलिस स्टेशन लगता है जो कि नाला सुपारी के इलाके होते हैं इसमें तुरंत। और वह वहां पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि जो मेन गेट था उस पर ताला लगे हुए हैं और फिर वह फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिर वह आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। जब वह आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो वह कहते हैं कि हमने 19 जुलाई 2025 से इनको नहीं देखा है, इससे आगे आप जांच पड़ताल कर लीजिए। और आखिरकार शायद यही तारीख थी जिस दिन 19 जुलाई, और इसी दिन से यह लोग गायब थे। और आखिरकार ये दिमाग लगाते हैं कि हम किसी और से पूछते हैं, तभी ये दिमाग लगाते हैं तो वहीं पास में एक दुकान वाला था उससे पूछते हैं कि हमारे जो भैया भाभी हैं वह कहाँ गए हैं, आपने कहीं देखा क्या उनको। तो वह दुकान वाला कहता है कि जो तुम्हारी भाभी थी उसको तो हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था, लेकिन जो तुम्हारे भैया था उसको तो हमने कई दिनों से नहीं देखा। तुम्हारे भैया था वह एक दिन मेरे पास आए थे, एटीएम के जो नंबर थे वह पिन थे वह बदलवाने के लिए, उसके बाद मैंने तुम्हारे जो भाई था उसको नहीं देखा। और फिर जो ये दुकान वाला ये तो कहता है कि एटीएम का पिन बदलवाया था, और घर के अंदर जाते हैं तो घर पर ताला लगा हुआ है। फिर जो ये अजय था ये कहता है कि जो ये थी इसकी भाई की जो पत्नी थी इसने अभी थोड़े दिन पहले मेरे को कॉल किया था, इसने कहा था कि जो कोई पाइपलाइन है वह चौप हो गई और इसने मेरे उससे घर पर टाइल भी लगवाई थी। और फिर जैसे यह बात अजय अपने बड़े भाई अखिलेश को बता रहा था तो जैसे यह बात उसके पड़ोस में थे वह भी सुन रहे थे। वह कहता है कि नहीं, मैंने तो टाइल लगाई थी और वह पाइपलाइन तो कोई और ठीक करके गया था, लेकिन जो पड़ोस में व्यक्ति था वह कहता है कि तो यहाँ पर तो कोई पाइपलाइन है ही नहीं, आप किस पाइपलाइन की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं है जिसकी वजह से कोई दुर्गंध फैले। और एक तरफ तो इसमें एटीएम का पिन बदलना और दूसरी तरफ उस घर में कोई भी पाइपलाइन नहीं होना, उसके बावजूद भी जो इसकी जो भाई की पत्नी थी उसने वहां पर पाइपलाइन का बहाना लेकर जो टाइल लगवाई थी। इन दोनों भाइयों में यह एक शक का विषय बन जाता है।
और फिर यह दोनों भाई हैं, यह घर का ताला तोड़ते हैं और फिर तुरंत उसी कमरे में जाते हैं जिस कमरे में इन्होंने टाइल लगाई थी। यह वहां पर पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी ऐसा सस्पेंस नहीं मिला जिससे कि इनको थोड़ा सा भी शक हो। और फिर जो इसका जो भाई था अजय, जिसने टाइल लगाई थी, वह कहता है कि मुझे हो ना हो जो मैंने यहाँ पर ये टाइल लगाई थी, मुझे यहाँ पर मेरा दिमाग ऐसा कह रहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें ये टाइल खोदकर हटाकर जरूर देखने चाहिए। तो तभी जो अजय था और उसका भाई अखिलेश था और उसका एक भाई और था जो तीसरा, वह भी वहां पर आ जाता है। आसपास के लोग वह भी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वह जैसे ही उस टाइल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, टाइल तोड़ने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है और वह टाइल तोड़ने के बाद वह जैसे ही 3-4 फुट नीचा गहरा गड्ढा खोदते हैं तो वहां पर वाकई में ही एक डेड बॉडी थी। वह डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और फिर पेलहार पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद शव को अपने कब्जे में लेती है और फिर जो ये चमन उर्फ गुड़िया है, आखिरकार पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये जो महिला थी यह कहाँ पर है। और फिर पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था। इसमें कई टीमों का गठन करने के बाद भी इस गुड़िया का कोई पता नहीं चलता है। फिर आखिरकार पुलिस ने अलग अलग 7 टीमों का गठन किया और फिर थोड़ा सा जो इनके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो गुड़िया है इसकी शादी विजय के साथ लगभग 8 साल पहले हुई थी और गुड़िया जाफराबाद की एक जगह लगती है हौज, वहां की वह रहने वाली होती है और वह शादी करने के बाद सीधा अपने ससुराल जाती है। ससुराल में वह उसका पति था, वह मुंबई में काम करता था और जैसे ही उसका पति मुंबई से आता था उससे मिलने के लिए तो वह अपने पति से कहती थी कि मुझे भी मुंबई चलना है आपके साथ। और फिर जो उसका विजय उसका पति था वह कहता कि हाँ अगली बार आऊंगा ना मैं, तब तुम्हें वहाँ मुंबई लेकर जाऊंगा। और वह अगली बार आता तो वह कमरे वगैरह का इंतजाम कर कर आता है और रहने का इंतजाम कर कर आता है। जब वह अगली बार आता तो वह गुड़िया को अपने साथ मुंबई लेकर जाता है। और पहले तो ये चारों भाई मुंबई में एक साथ ही रहते थे, लेकिन जैसे ही विजय ने अपनी पत्नी को लाया तो इसने कहा कि आप सब लोग अपना अपना रहने का इंतजाम अलग कर लो, क्योंकि मैं मेरी पत्नी को लेकर आऊंगा, मैं उसके साथ अलग रहूंगा। तो उसके बाद यह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा अलग। तो ये विजय था, यह अपनी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है और इसी बीच विजय के एक बेटा वह भी पैदा हो जाता है और उस बेटे की उम्र है वह लगभग 6 से 7 साल के आसपास की बताई जाती है और पुलिस अब लगातार इनकी खोज कर रही है। और पुलिस ने जैसे ही उसका गुड़िया का व्हाट्सएप ऑन होता है, व्हाट्सएप ऑन होते ही पुलिस ने उसका जो फोन था वह सर्वेलेंस पर डाला और सर्वेलेंस पर उसकी लोकेशन थी वह पुणे की मिलती है। पुणे पर मिलने से वह गुड़िया को गिरफ्तार कर लेते हैं और गुड़िया की गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को होती है। और गुड़िया की हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो ये गुड़िया देवी है इससे लगभग 8 साल छोटा एक लड़का होता है जो कि BSc IT 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है और यह पढ़ने में भी काफी होशियार होता है और दिमागी का भी काफी जहन होता है। इस महिला को इस लड़के से इश्क हो जाता है जो कि उससे 8 साल छोटा है, इससे प्यार हो जाता है और इससे इश्क हो जाता है इसी इश्कबाजी के चक्कर में। अब इश्क हुआ है या उसका मर्डर धोखे से हुआ है या कत्ल कोई और वजह से हुआ है, गड्ढा पहले खोदा गया था या बाद में खोदा गया था, गड्ढे का इंतजाम खोदने का किसने किया था, किसने गड्ढा खोदा था, आखिरकार इन सब सवालों के जो जवाब थे वह पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी। और फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 5 दिन के रिमांड के ऊपर लिया जाता है और यह रिमांड है यह 23 जुलाई 2025 से स्टार्ट होता है। 5 दिन का इनका रिमांड था और इसमें पुलिस है वह जो हत्या की मेन वजह थी वह भी जानने की कोशिश करेगी। और जो 7 साल का बच्चा था वह भी अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था, वह बिल्कुल सुरक्षित था। और फिर इस बच्चे से जैसे जैसे पूछा जा रहा था ये बच्चा था वैसे वैसे जवाब दे रहा था। ये बच्चा बता रहा था कि जो ये लड़का था, इस लड़का जो ये मोनू शर्मा था लड़का, यह उसकी माँ से 8 साल छोटा था। मेरी माँ थी जो इसके साथ रंगरीलियां मना रही थी, इससे अलग अलग तरीके की अजीब अजीब हरकतें कर रही थी।
लेकिन वह बच्चा यह नहीं जानता था कि उसका जो पिता था वह किस हालत में है, कहाँ गया हुआ है, उसकी पिता की हत्या भी हो गई है। कि यह बच्चा अब सब इन सब के बारे में नहीं जानता था, इन सब के लिए वह बच्चा अनजान ही था। और पुलिस आखिरकार अब इस मामले में पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार इस महिला ने अपने पति को कब और कैसे मारा और इसने गड्ढा खोदकर इसे कैसे दफनाया, और आखिरकार इस महिला ने हत्या क्यों की, इसके हत्या के पीछे की वजह क्या थी, विजय के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। लेकिन जितना घटनाक्रम यह लोगों के सामने आया था उतना घटनाक्रम बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और इसके आगे और हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका जो आगे का भाग है वह भी हम लेके आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी को आहत करना भी नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है और जागरूक करना है। और जाते जाते जो हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करने वाले लोग थे उनका नाम लेना। पीके चंद्रा, एक है कृष्णा देवी और एक है कलावती मोर, कमलेश देवी। और आप सभी का कमेंट करने के लिए मेरे वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहते हो कि आप सबका भी नाम मैं मेरी वीडियो में लूँ आगे आने वाली वीडियो में, तो आप सभी मेरे वीडियो के ऊपर कीजिए एक प्यारा सा कमेंट, जिससे कि मैं आपके अगली मेरी वीडियो में आपका नाम ले सकूँ, आपको प्रमोट कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।